होप सो स्टूडेंट्स, आपका प्रिपरेशन अच्छा जा रहा है और इसी प्रिपरेशन को कंटिन्यू करने के लिए आज हम लोग लेके आ रहे हैं एक मैराथन सेशन फॉर्म मशीनरी एंड पावर सीरीज़ का, जिसमें हम लोग ऑलमोस्ट 100 क्वेश्चंस कवर करेंगे। तो हम लोग शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास, वो है कि हमारा जो फुल्ली चार्ज बैटरी है, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट ऑफ अ स्पेसिफिक ग्रेविटी, आपको पता है ना क्या क्या पता होना चाहिए आपको इस क्वेश्चन को बनाने के लिए। तो सबसे पहला चीज़ पता होना चाहिए कि एक जो बैटरी हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है, उसमें क्या क्या होता है। तो सबसे पहला होता है, दो प्लेट्स होते हैं, एक निगेटिव प्लेट और एक पॉजिटिव प्लेट, है ना। निगेटिव प्लेट हमारा किससे बना होता है? स्पॉन्जी लीड से, ठीक है। और पॉजिटिव प्लेट कैसे बना होता है? PbO2 से, लीड पेरोक्साइड से। और इसी के बीच में हमारा क्या होता है? H2SO4 प्लस H2O का मिक्सचर, ठीक है। तो ये क्या बोल रहा है? अ फुली चार्ज बैटरी विल हैव इलेक्ट्रोलाइट ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी। कितना स्पेसिफिक ग्रेविटी होना चाहिए फुली चार्ज बैटरी का? तो 1.25 नहीं, 1.28। यस, बी इज द करेक्ट आंसर। कितना होना चाहिए? 1.28 होना चाहिए। 1.15 जो होता है वो कंप्लीटली डिस्चार्ज बैटरी का स्पेसिफिक ग्रेविटी होता है, कंप्लीटली डिस्चार्ज बैटरी का स्पेसिफिक ग्रेविटी, ठीक है। और 1.225 क्या होता है कि जब आपकी बैटरी के स्पेसिफिक ग्रेविटी इतना गिर जाएगा तब आपको रिचार्ज मतलब चार्जिंग शुरू करना है, टू स्टार्ट चार्जिंग। समझ में आया? तो हमारा जो लीड एसिड बैटरी होता है ट्रैक्टर में, वो हम लोग को जब फुली चार्ज होगा तो वो कितना स्पेसिफिक ग्रेविटी होगा? 1.28। 1.15 कब है? जब कंप्लीटली डिस्चार्ज है तब। और 1.25 कब है? जब कब है तब हमको उसको चार्जिंग स्टार्ट करना पड़ेगा, ठीक है। बाकी आपको निगेटिव प्लेट स्पॉन्जी लीड से बना होता है, पॉजिटिव प्लेट लीड पेरोक्साइड से बना होता है। इसमें H2SO4 का मिक्सचर रहता है, जिसमें क्या क्या रहता है? 64% H2SO4 और 36% H2O, है ना, वाटर का मिक्सचर रहता है उसमें। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास? द लेवल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट अबव द प्लेट शुड बी। इलेक्ट्रोलाइट का लेवल प्लेट के ऊपर कितना होना चाहिए? तो होना चाहिए 6 mm। 6 mm यूज योर करेक्ट आंसर। 2 का A 6 mm होना चाहिए, ठीक है। इसमें थोड़ा सा एक चीज़ और बनना, इलेक्ट्रोलाइट के बारे में ही हम लोग बात कर लेते हैं। हम लोग इलेक्ट्रोलाइट के स्पेसिफिक ग्रेविटी जो होता है हम लोग उसको हाइड्रोमीटर से मेज़र करते हैं। हाइड्रोमीटर से क्या मेज़र करते हैं? स्पेसिफिक ग्रेविटी। और स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होता है? डेंसिटी ऑफ लिक्विड डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर, ठीक है। तो कितना इलेक्ट्रोलाइट का लेवल कितना ऊपर होना चाहिए? 6 mm ऊपर होना चाहिए। ए इज द करेक्ट आंसर। व्हाट इज द टायर प्रेशर इन द पावर टिलर? हाँ, पावर टिलर का यूज हम लोग क्यों करते हैं पता है? स्मॉल फॉर्म होल्डिंग इक्विपमेंट्स में पावर टिलर बहुत एक स्मॉल फॉर्म होल्डिंग इक्विपमेंट में पावर टिलर बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस होल्ड करता है। पावर टिलर की इंजन पावर क्या होती है? इंजन पावर कितना होता है इसका? 8 से 12 HP, ठीक है ना। 8 से 12 HP उसकी इंजन पावर होती है। उसकी इसमें इंजन कैसे रहती है? हॉरिजॉन्टल इंजन रहता है, हॉरिजॉन्टल इंजन रहता है, ठीक है। इसमें हम लोग निगेटिव ड्राफ्ट का भी यूज़ करते हैं। क्यों निगेटिव ड्राफ्ट का यूज़ करते हैं? क्योंकि हमारे यहाँ पर रोटरी ब्लेड लगा रहता है। इसमें रोटरी ब्लेड लगा रहता है ना, तो इसको चलने के लिए कितना हमको प्रेशर चाहिए? तो 0.2 1.2 kg पर स्क्वायर सेंटीमीटर। ये लगता है मुझे देखा लग रहा है ये रियर टायर का है, 2 व्हील ड्राइव ट्रैक्टर का। 2 to 2.5 ये फ्रंट टायर का है, रियर 2 व्हील ड्राइव ट्रैक्टर का। और ये 1.1 to 1.4 ये होगा आंसर। 0.5 to 0.8 बहुत कम है, ये इतना प्रेशर चाहिए ही नहीं मुझे। तो ये कौन सा आंसर होगा? सी, 1.1 to 1.4 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। द डिफरेंशियल, हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको डिफरेंशियल के टाइम में मैंने आपको बताया था कि डिफरेंशियल में क्या क्या लगा रहता है। थोड़ा ध्यान से याद करना लेक्चर को। डिफरेंशियल में क्या क्या लगा रहता है? एक बीवल गियर लगा रहता है, याद आ रहा है? बीवल गियर जो मैंने बताया था। बीवल गियर के बाद एक क्राउन गियर लगा रहता है ना।
क्राउन गियर लगा रहता है, इस पे एक कैरियर माउंटेड रहता है, कैरियर पे हमारा एक ऐसा सन पिनियन गियर रहता है, और यहाँ पे हमारा एक साइड गियर लगा रहता है ऐसे, ठीक है, याद आ रहा है। इसको हम लोग बीवल गियर बोलते हैं, इसको हम लोग क्राउन गियर बोलते हैं। यार ये सब चीज़ याद रखना है तुमको। क्राउन गियर बोलते हैं, यहाँ पे ये हमारा हो गया साइड गियर, सॉरी साइड गियर नहीं, सन गियर, और ये हो गया जो दोनों शाफ्ट की तरफ से लगता है उसको साइड गियर बोलते हैं, ठीक है। तो टॉर्क डिफरेंशियल लॉक कहाँ पे रहता है? तो लॉक का काम क्या है कि ये दोनों एक्सल को जोड़ देना, ठीक है। ये डिफरेंशियल लॉक का काम क्या है कि एक तरफ ये लेफ्ट का एक्सल है, सॉरी ये राइट का एक्सल है, और ये लेफ्ट का एक्सल है, तो ये दोनों एक्सल को क्या करता है? जोड़ देता है। तो दोनों एक्सल को जोड़ने से क्या करता है ये? जब दोनों एक्सल हमारा जुड़ जाता है तब क्या होता है? हम लोग दोनों एक्सल जब जुड़ जाता है तो हम इसको फोर्स करते हैं कि दोनों साथ में रोटेट करें, ठीक है ना। तो डिफरेंशियल लॉक लगाने से क्या होता है? अब हम इसको समझते हैं टॉर्क इक्वलाइजिंग डिवाइस। टॉर्क क्या बराबर रहता है क्या दोनों में? तो देख लेते हैं भाई, यहाँ से जो भी टॉर्क आया यहाँ पे आया, अगर मैं डिफरेंशियल को लॉक कर दिया, ठीक है ना, तो दोनों में इक्वल टॉर्क चला गया, दोनों में इक्वल टॉर्क चला गया। नहीं, ऐसा नहीं है। ये टॉर्क जो है यहाँ पे वो डिपेंड करता है कि यहाँ पे सरफेस कैसा है ना। दो तरफ से देखना है यहाँ पे, एक जो इंजन से टॉर्क आया वो टी, और एक जो तुम्हारा ट्रैक्शन डिवाइस टॉर्क जनरेट किया वो। तो जो टी टॉर्क आया उसको वो उसने क्या किया कि दोनों तरफ भेजा, जहाँ पे कम है उधर में ज़्यादा चला जाता है। तो ये नहीं होगा, टॉर्क इक्वलाइजिंग डिवाइस नहीं है ये डिफरेंशियल लॉक। पावर इक्वलाइजिंग डिवाइस, क्या पावर इक्वलाइजिंग डिवाइस है? तो बोल सकते हैं क्या? नहीं। एनर्जी इक्वलाइजिंग डिवाइस है? नहीं है। ट्रैक्शन इक्वलाइजिंग डिवाइस, यस, डी इज द करेक्ट आंसर। डी क्या है हमारा? ये ट्रैक्शन इक्वलाइजिंग डिवाइस है। ये जो है ना हमारा, जब ये दोनों को हम लोग लॉक कर देते हैं तो हम क्या कोशिश करते हैं कि यहाँ पे जो ट्रैक्शन है और यहाँ पे जो ट्रैक्शन है, दोनों को हम लोग जिधर में कम ट्रैक्शन रहता है ना उसको हम लोग यूज़ करने का कोशिश करते हैं। तो बेसिकली इक्वली होता नहीं है, लेकिन हम लोग उसको लगा करके इक्वल करने का कोशिश करते हैं। तो बेसिकली डिफरेंशियल लॉक क्या है हमारा? ट्रैक्शन इक्वलाइजिंग डिवाइस है ये, ध्यान में रखना। डिफरेंशियल लॉक कैसा है? ट्रैक्शन इक्वलाइजिंग डिवाइस होता है, ठीक है। जाहिर सी बात है हम लोग यहाँ पे सिर्फ आरपीएम के साथ प्ले करते हैं, टॉर्क के साथ कुछ प्ले नहीं करते, क्योंकि टॉर्क जो यहाँ पे आता है वही एक आधा इधर जाता है आधा इधर जाता है, लेकिन आरपीएम चेंज होता है। आरपीएम क्यों चेंज होता है? तो भाई ये जो हमारा सन गियर है ना, सन गियर का हमारे पास 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम है। 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम है। कैसे 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम है? एक अपने एक्सिस के अबाउट, ठीक है ना, ये सन गियर अगर ऐसा माउंटेड है, ठीक है, तो इसके पास 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम है। एक तो इसके एक्सिस के अबाउट और एक इसके एक्सिस के अबाउट, ठीक है ना। तो इसके लिए इसके पास 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम है, ठीक है। तो बेसिकली डिफरेंशियल लॉक क्या है? ट्रैक्शन इक्वलाइजिंग डिवाइस है। द ट्रैक्टर शुड बी स्टॉप्ड व्हाइल शिफ्टिंग द गियर्स इन हाँ, ट्रैक्टर को कब स्टॉप करना है? सिंक्रोमेस में क्या होता है याद करो। सिंक्रोमेस में सिंक्रोनाइजर स्लीव रहता है ना। जब मैंने बताया था सिंक्रोनाइजर स्लीव, वहाँ पे ट्रैक्टर को रोकने की जरूरत नहीं है। पावर ऑफ शिफ्ट ट्रांसमिशन में ट्रैक्टर को रोकने की जरूरत नहीं है। कांस्टेंट मेश में ट्रैक्टर को रोकने की जरूरत है क्या? यस। कैसे? क्योंकि गियर तो कांस्टेंट मेश में रहते थे, गियर तो कांस्टेंट मेश में रहते थे, लेकिन यहाँ पे एक कपलर लगा रहता था। इस कपलर को हम लोग शिफ्ट करते थे, तो इस शिफ्टिंग के लिए, लैचिंग के लिए हमको ट्रैक्टर को रोकने की आवश्यकता पड़ती थी। तो ये इसका आंसर क्या हो गया? कांस्टेंट मेश। द डिफरेंशियल मैकेनिज्म इन अ ट्रैक्टर सर्व एज, हमारा जो ट्रैक्टर है इसमें जो डिफरेंशियल मैकेनिज्म है वो किस चीज के लिए सर्व करता है? स्पीड इक्वलाइजिंग डिवाइस, स्पीड कॉम्पनसेटिंग डिवाइस, स्पीड चेंजिंग डिवाइस, स्पीड बैलेंसिंग डिवाइस, ठीक है ना। ऑप्शन सब मिलते जुलते हैं। तो बेसिकली अब हमको समझना, जैसे मैंने पिछले बार में बताया था कि हमारा जो डिफरेंशियल है, डिफरेंशियल की डिज़ाइन ऐसे होती है, यहाँ पे कैरियर लगा रहता है, यहाँ पे ऐसा रहता है, यहाँ पे सन गियर है, यहाँ पे ऐसा गियर है, ऐसे सब गाड़ी मेंटेड है, ऐसा है, ऐसा है। टर्निंग के टाइम क्या होता है कि हमारा जो लेफ्ट ये वाला व्हील है और ये वाला व्हील है, दोनों को क्या करना पड़ता है?
साथ में जब भी चलना है और डिस्टेंस भी डिफरेंट डिफरेंट ट्रेवल करना है, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या होगा कि इसको हमको कम करना पड़ेगा, इसको मुझे ज़्यादा करना पड़ेगा, तभी तो दोनों साथ में चलेगा ना, क्योंकि इधर में डिस्टेंस लेस है और ये सरकमफेरेंशियल डिस्टेंस ज़्यादा है। तो इसका मतलब क्या करता है, ये कॉम्पनसेट करता है, इक्वल नहीं करता है। अगर दोनों इक्वल से चलेगा तो ये पीछे रह जाएगा और ये आगे चला जाएगा। तो इक्वल स्पीड इक्वलाइजिंग डिवाइस तो होगा नहीं, कॉम्पनसेटिंग हो सकता है, इसको कम करेगा इसको ज़्यादा करेगा, कॉम्पनसेटिंग हो सकता है। स्पीड चेंज तो करता नहीं है, चेंज मतलब क्या कि 2 से 10 कर दिया, तो ये तो इसका है नहीं काम। स्पीड बैलेंसिंग डिवाइस बैलेंस भी नहीं करता, ये क्या करता है बेसिकली कॉम्पनसेट करता है। तो छठा का क्या हो गया, बी। द लाइफ ऑफ अ बियरिंग ऑफ अ मशीन फॉर 24 आवर्स ऑफ कंटिन्यूअस ऑपरेशन वेयर रिलायबिलिटी इज ऑफ एक्सट्रीम इंपॉर्टेंस। हाँ देखो, रिलायबिलिटी क्या होता है, 1/MBT होता है, और MBT जो होता है वो होता है मीन टाइम बिटवीन फेल्यूर, ठीक है। और R इक्वल टू होता है E माइनस लैम्डा टी, सॉरी लैम्डा होता है फेल्यूर रेट, ठीक है। तो R जो रिलायबिलिटी होता है वो होता है E⁻ माइनस लैम्डा टी, ठीक है। ये पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन से आता है, ये हमारा कॉन्सेप्ट कोर्स का विषय नहीं है, बट आपको ये पता होना चाहिए। रिलायबिलिटी क्या होता है, E⁻ माइनस लैम्डा टी, वेयर लैम्डा इज फेल्यूर रेट, T इज योर टाइम, ठीक है। और E हमारा नेचर, वो जो E मैथमेटिक्स वाला E है, ओके। ऑफ कंटिन्यूअस ऑपरेशन बाय रिलायबिलिटी इज ऑफ एक्सट्रीम इंपॉर्टेंस इज, ये बियरिंग का लाइफ इतना होता है, ऑप्शन नंबर डी। 1 लाख से 2 लाख, एक जीरो कम है यहाँ पे, लिखने में हो गया ऐसा गड़बड़, 1 लाख से 2 लाख है वो। टर्बो चार्जिंग इंजन डज विच ऑफ द फॉलोइंग थिंग्स। टर्बो चार्जर क्या करता है, थोड़ा ध्यान देखना भाई। टर्बो चार्जर कहाँ पे लगता है, टर्बो चार्जर 2 होता है हमारे पास, एक टर्बो चार्जर होता है, एक सुपर चार्जर होता है, कंफ्यूजन नहीं करना है, ठीक है। टर्बो चार्जर हमारा एग्जॉस्ट से चलता है, सुपर चार्जर हमारा क्रैंकशाफ्ट से चलता है, ठीक है। तो टर्बो चार्जर का काम क्या है कि डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड को बढ़ाना, दोनों का काम क्या है, डेंसिटी ऑफ द एयर को बढ़ाना, ताकि हमारा कंबशन इफिशिएंट हो एंड मोर पावर मिले, ठीक है। कंबशन इफिशिएंट हो और मोर पावर मिले, ओके। तो इसका मतलब क्या होगा कि मान लिया जाए 1 लीटर फ्यूल बर्न हो रहा था, टर्बो चार्जर लगाना, 1 लीटर फ्यूल जब मैं नहीं लगा रहा था तो मुझे 1 किलोवाट एनर्जी मिल रहा था, लेकिन जैसे ही मैंने टर्बो चार्जर लगाया तो 1 लीटर फ्यूल से मुझे 1.5 किलोवाट एनर्जी मिल रहा है। क्यों? क्योंकि 1 लीटर फ्यूल को बर्न करने में मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा ऑक्सीजन मिल रहा है, ऑक्सीजन, ठीक है, तो बर्न करने के लिए। तो इससे क्या होगा, इंक्रीज एसएफसी, स्पेसिफिक फ्यूल कंजम्पशन क्या होता है, स्पेसिफिक फ्यूल कंजम्पशन होता है फ्यूल कंज्यूम्ड डिवाइडेड बाय पावर प्रोड्यूस्ड, ठीक है। तो अब बताओ, फ्यूल कंज्यूम तो 1 ही लीटर है दोनों केस में, लेकिन पावर क्या हो गया, बढ़ गया। तो स्पेसिफिक फ्यूल कंजम्पशन क्या होगा हमारा, घट गया, है ना, क्योंकि पावर फ्यूल कंज्यूम तो सेम रहा लेकिन पावर बढ़ गया, तो डिनोमिनेटर बढ़ने पे क्या हो जाएगा, ये घट जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी, डिक्रीज इन स्पेसिफिक फ्यूल कंजम्पशन। डिक्रीज इन वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी हो गया, नहीं, वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी बढ़ाता है। नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन का वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी कितना होता है, पेट्रोल का, डीजल का, ये मैंने बताया हुआ है लेक्चर में, इसको देख लेना है। पेट्रोल और डीजल का दोनों के वॉल्यूमेट्रिक, एक का होता है 80 से 85%, एक होता है 90 से 95%, ठीक है, चेक कर लेना इसको। क्लॉड क्रशर ही सही, ये सब क्या क्वेश्चन है। क्लॉड क्रशर मतलब क्या, क्लॉड क्रशर का काम क्या है कि जितने भी फील्ड में बड़े बड़े वो जो हमारे क्लॉड्स बनते हैं उसको मुझे हटाना है। तो क्लॉड, बड़े बड़े क्लॉड्स कब बनेंगे, कल्टीवेटर से बनेंगे क्या, नहीं बनेंगे। डिस्क हैरो से बनेंगे क्या, नहीं बनेंगे। रोटावेटर से बनेंगे, नहीं बनेंगे। कब बनेंगे, एमबी प्लो के साथ, बात खत्म। इन अ ट्रैक्टर स्पेसिंग बिटवीन द फ्रंट व्हील्स कैन बी चेंज्ड इन द यूनिट्स ऑफ 101 मिलीमीटर। ये क्या एक्चुअली में क्या बोल रहा है कि ट्रैक्टर का जो फ्रंट डेड एक्सल होता है ना आगे में, जिस पे, तो यहाँ पे देखना 3 नट्स लगे होते हैं ऐसे,
तो ये क्या होता है ना कि हम इसको, और नीचे से हमारे एक ऐसा शाफ्ट निकला होता है जो कि एक्सटेंडेबल होता है, इसी पे हमारा फ्रंट व्हील्स माउंटेड होता है। तो ये जो इंक्रीमेंट है वो कितना इंक्रीमेंट करते हैं हम लोग, कितने स्टेप्स में, तो 101 मिलीमीटर के स्टेप्स में करते हैं। फायरिंग ऑर्डर ऑफ 4 स्ट्रोक 6 सिलेंडर इंजन। यार फायरिंग ऑर्डर के लिए एक कॉन्सेप्ट बताया था मैंने, याद है? मैंने 1 2 3 4 5 6 अंडरलाइन करना है। पहले एक बार मैंने पहले लिखा था, एक बार मैंने बाद लिखा था। तो पहले लिखा था मैंने, उसको अंडरलाइन किया। उसके बाद एक बार बाद में लिखा था, उसको अंडरलाइन किया। फिर से उसके बाद मैंने पहले लिखा था, उसको अंडरलाइन किया। पहले किसको किसको लिखा था मैंने? कलर चेंज करके कर दूं क्या? चलो कलर चेंज करके कर देता हूँ, इसको हटा देता हूँ। पहले मैं कलर चेंज करके कर देता हूँ, तब समझ में आएगा, ठीक है ना? चलो देखो, पहले रेडी रखता हूँ। पहले लिख रहा हूँ मैंने 1 2 3। अब बाद में मैं क्या लिख रहा हूँ वो ध्यान में देखना। मैंने कलर चेंज कर दिया, बाद में मैंने ब्लू से कर यहाँ पे 4 5 6, ठीक है। अब देखो, अब मुझे अंडरलाइन करना है, तो अंडरलाइन करने के लिए मैं ग्रीन कलर का यूज़ करता हूँ। मैंने एक बार पहले लिखा था रेड कलर, उसको अंडरलाइन किया, एक बार बाद वाले को अंडरलाइन किया, फिर एक बार पहले वाले को अंडरलाइन किया, और सेम ऐसे करके लिख देना है। तो पहले मैंने किसको किसको अंडरलाइन किया, उसको लिखना है 1 5 3, और उसको जैसे जो बच गया उसको वैसे लिख देना है 4, और जैसे जो बच गया 1 4 3 6 2 4, मैंने ऐसे चला था, ठीक है। तो पहले मैंने लिख दिया 1 5 3, उसके बाद जो बचा 6 2 4, तो 153 624, ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। एवरेज इंजन स्पीड ऑफ ए ट्रैक्टर इज कितना? 2000 आरपीएम। ये सब मैं क्या ही समझाना मुझे। 3000 आरपीएम किसका है? प्लांट प्रोटेक्शन इक्विपमेंट का, भूलना नहीं है। 3 तरह का इंजन बताया था ना मैंने, हाई स्पीड, लो स्पीड, है ना, और एक और स्लो। तो ये सबका आरपीएम आपको याद रखना है। इन अ डीजल इंजन 4.5 लीटर ऑफ फ्यूल इज सफिशिएंट फॉर कितना? ठीक है, तो डीजल इंजन के लिए हमारा जो फ्यूल है वो कितना सफिशिएंट होगा? तो देखो, हमारा जो डेंसिटी होता है वो याद रखना है डीजल का। डेंसिटी ऑफ डीजल इज 850 kg पर मीटर क्यूब, ठीक है। अब बताओ, स्पेसिफिक फ्यूल कंजम्पशन ऑफ डीजल कितना होता है? 200 ग्राम पर bhp आवर, है ना? नहीं, नहीं, 200 ग्राम पर किलो वाट आवर होता है। bhp नहीं होता है, किलो वाट होता है, ठीक है। तो अब इसको bhp में कन्वर्ट कर देते हैं ना। 1 किलो वाट इज इक्वल टू 1 hp इज इक्वल टू 746 वाट, ठीक है। और 1 hp इज इक्वल टू 0.746 किलो वाट, ओके। तो इसका मतलब ये हो गया कि 1 किलो वाट इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 0.746 HP, है ना। तो इसको कैलकुलेट करो, 1 डिवाइडेड बाई 0.746 कितना हुआ? 1.34। 1 किलो वाट इज इक्वल टू 1.34 HP, ठीक है ना। अब इसको वापस से मैं क्या करता हूँ, ना कि 200 डिवाइडेड बाई 1.34,
149.25 मतलब 150 ग्राम, बेसिकली ये कितना हो गया 150 ग्राम पर HP आवर। हो गया सॉल्यूशन खत्म। स्पेसिफिक फ्यूल कंजम्पशन कितना है 150 ग्राम पर HP आवर, और कितना लीटर फ्यूल है हमारा 4.5 लीटर का फ्यूल है, ठीक है ना। तो बेसिकली टाइम कितना हो गया हमारे पास, अब मुझे इसको कन्वर्ट करना है 4.5 लीटर को वॉल्यूम में, ठीक है ना। तो अब देखो 1 dm³ इक्वल टू 1 लीटर, 10 dm इक्वल टू 1 मीटर, 1000 dm³ इक्वल टू 1 मीटर क्यूब, है ना। इसका मतलब 1000 लीटर इक्वल टू 1 मीटर क्यूब। ओके, कोई दिक्कत नहीं ना। तो इसका मतलब हो गया 1 लीटर इक्वल टू 1/1000 मीटर क्यूब एंड 4.5 डिवाइडेड बाई 4.5 डिवाइडेड बाई 1000 मीटर क्यूब, ये हो गया वॉल्यूम। तो हमारे पास वेट क्या हुआ, वेट ऑफ फ्यूल, वेट ऑफ फ्यूल जो होगा 850 kg पर मीटर क्यूब इंटू 4.5 डिवाइडेड बाई 1000 मीटर क्यूब, ठीक है। तो ये जो आएगा हमारे पास वो होगा 850 इंटू 4.5 इक्वल टू डिवाइडेड बाई 1000 इक्वल टू 3.8 3.825, ठीक है, केजी। अब इससे मल्टीप्लाई कर देना है डायरेक्टली, सॉरी हाँ 3. उसको ग्राम में ही रहने दो ना, 3825 ग्राम। तो 3825 ग्राम को 150 से डिवाइड कर दो तो ये BHP आवर में आ जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा 3825 डिवाइडेड बाई 150, 25.5 है ना। तो इसका मतलब 25.5 मतलब ऑप्शन नंबर डी। द फर्स्ट बटरफ्लाई वाल्व ऑफ ए कार्बोरेटर डेट कंट्रोल्स द फ्लो ऑफ, थोड़ा ध्यान याद आ रहा है, कार्बोरेटर में 2 वाल्व होते थे, तो हम लोग काउंट कहाँ से करते थे, हम लोग काउंट करते थे आगे से। मतलब ये हमारा अगर कार्बोरेटर है, ठीक है, तो ऐसा रहता था हमारा, एक बटरफ्लाई वाल्व यहाँ पे रहता था और एक बटरफ्लाई वाल्व यहाँ पे रहता था। तो ये हमारा इंजन साइड होता था और ये हमारा इनटेक मैनिफोल्ड साइड होता था, ठीक है ना। तो हम लोग काउंट किधर से करते थे 1 और 2। तो फर्स्ट वाला क्या क्या करता है, यहाँ से तो एयर इंटर करता है, यहाँ से फ्यूल आता है, तो यहाँ पे क्या गया एयर फ्यूल मिक्सचर। तो ऑप्शन नंबर क्या हो गया ए, एयर फ्यूल मिक्सचर, ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। अगर ये चोक रहता, जो सेकंड बटरफ्लाई वाल्व है इसको हम लोग चोक भी बोलते हैं, तो चोक क्या कंट्रोल करता है, ओनली एयर को कंट्रोल करता है। द चोक इन अ कार्बोरेटर इज यूज्ड टू कंट्रोल द सप्लाई ऑफ एयर ओनली। हाँ, in a pitman drive mower with 105 centimeter pitman rod and 30 centimeter offset, the pitman rod angle at the start and end of the stroke will be। देखो बेसिकली ये कुछ नहीं है, तुमको पता होना चाहिए कि क्या है ये, इसका डायग्राम कैसे बनना है, उसके बाद सभी चीज़ें बन जाएगी। ये हमारी पिटमैन हो गई,
सॉरी ये हमारा क्रैंक रॉड हो गया, ये हमारी पिटमैन हो गई नीचे, ठीक है ना। तो ये क्या बोल रहा है कि एट द स्टार्ट, स्टार्ट कहाँ पे होगा, स्टार्ट तो यहाँ पे होगा और एंड भी यहाँ पे होगा। तो इसका मतलब क्या है कि फर्दर स्ट्रोक यहाँ पे होगा, ये वाला स्ट्रोक यहाँ पे होगा। तो यहाँ पे ये वाला डिस्टेंस पता है मुझे, ये ऑफसेट वाला डिस्टेंस पता है। इसका लेंथ हमको दिया हुआ है कितना, 105 सेंटीमीटर, और ये वाला डिस्टेंस हमको दिया हुआ है कितना, 30 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये वाला एंगल पता नहीं चल जाएगा, थीटा, साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 30 डिवाइडेड बाई 105, ठीक है ना। और जब ये यहाँ पे आएगा, दूर रहेगा, तब क्या होगा, जब दूर रहेगा तो यहाँ से ये ऐसे जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे भी लेंथ 105 और ये वाला डिस्टेंस 30 डिग्री है ना। तो यहाँ पे भी साइन थीटा क्या हो जाएगा, 30 डिवाइडेड बाई 105। तो एक एक केस में प्लस आएगा और एक एक केस में माइनस आएगा। तो प्लस माइनस 16.6 डिग्री विल बी योर आंसर। सेकेंड नंबर इज द प्रॉपर्टी ऑफ, हाँ भाई सेकेंड नंबर के बारे में बोलो। सेकेंड नंबर कैसे मेजर करते हैं ये पहले बताओ। सेकेंड नंबर जो होता है वो क्या होता है, परसेंटेज ऑफ सीटेन प्लस 0.15 परसेंटेज ऑफ हेक्सा मिथाइल नोनेन, है ना। और एक और फार्मूला क्या होता है इसका, परसेंटेज ऑफ सीटेन डिवाइडेड बाई परसेंटेज ऑफ सीटेन प्लस परसेंटेज ऑफ अल्फा मिथाइल नैप्थलीन, है ना। तो सीटेन नंबर जो होता है वो किसकी प्रॉपर्टी होती है, डीजल फ्यूल की प्रॉपर्टी होती है, ओके। और जो कमर्शियल के वो कितना होता है, 30 to 60 के बीच में लाई करता है ये। सीटेन नंबर जितना ज़्यादा होगा कंबशन उतना ज़्यादा अच्छा होगा, है ना। पेट्रोल की सीटेन नंबर नहीं होती है, पेट्रोल की ऑक्टेन नंबर होती है। और ऑक्टेन नंबर क्या है, का फॉर्मूला क्या होता है, आइसो ऑक्टेन डिवाइडेड बाई आइसो ऑक्टेन प्लस नॉर्मल हेप्टेन। इसको ध्यान में रखना है। बैक प्रेशर जनरेटेड बाय ऑल बाथ टाइप एयर क्लीनर, कितने तरह के एयर क्लीनर, दो तरह के होते हैं। एक होता है ऑयल बाथ टाइप, एक होता है ड्राई टाइप, ठीक है। तो ऑयल बाथ टाइप में कितना प्रेशर जनरेट होता है, 2 किलो पास्कल, और ड्राई टाइप में 1.5 किलो पास्कल, सॉरी ड्राई टाइप में 0.5 किलो पास्कल। ठीक है, तो 0.5 तो होगा नहीं, तो कौन सा होगा, बी, 2 किलो पास्कल इज करेक्ट आंसर। कंप्रेशन रिंग इज मेड अप ऑफ, कंप्रेशन रिंग कितना कहाँ होता है, कहाँ होता है कंप्रेशन रिंग, यहाँ पे कितने रिंग होते हैं, 3 से लेके 7 तक। तो जो टॉप रिंग होता है वो कौन सा रिंग होता है, कंप्रेशन रिंग होता है, ठीक है। और जो बॉटम रिंग होता है उसको कौन सा रिंग, ऑयल रिंग बोलते हैं, ठीक है। तो कंप्रेशन रिंग क्या करता है, सीलिंग की तरह काम करता है। तो ये किससे बना होता है, एल्युमिनियम से बना होता है। ऑप्शन नंबर डी। डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ साइक्लिक गियर ट्रेन, अभी मैंने बताया कितना डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है, 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम, एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, 2। फॉर नंबर 1D एंड नंबर 2D डीजल फ्यूल मैक्सिमम सल्फर कंटेंट सेल बी मैक्सिमम ऑफ, कितना सल्फर कंटेंट होना चाहिए मैक्सिमम 1D और 2D डीजल में, तो इसको ऑप्शन नंबर हो गया 0.5%, ठीक है। अब देखो थोड़ा यहाँ पे नंबर 1 नंबर 2 डीजल, एक होता है हाई स्पीड डीजल, एक होता है लो स्पीड डीजल, ठीक है। तो हाई स्पीड डीजल की जो कैलोरीफिक वैल्यू 10,550 होता है, ठीक है। उसकी जो कैलोरीफिक वैल्यू होता है 10,330, 10,300। और पेट्रोल की कैलोरीफिक वैल्यू कितनी होती है, 11,000 किलो कैलोरी पर केजी, किलो कैलोरी पर केजी, किलो कैलोरी पर केजी। और कभी कभी ये लीटर में पूछ देता है, ठीक है ना। तो लीटर में कन्वर्ट करने के लिए हमारी जो डेंसिटी है ना उसका रूल में लाएंगे। डेंसिटी हमारी कितनी है, 850 केजी पर मीटर क्यूब। नॉर्मली तुम पेट्रोल डीजल के लिए यूज़ कर सकते हो, पेट्रोल के लिए थोड़ा सा ज़्यादा होता है क्योंकि वो वोलेटाइल होता है ना, बट डीजल के लिए तुम 850 ही यूज़ करना, दोनों के लिए, HSD और LSD के लिए। इंटरनल कंबस्शन इंजन, द टैपेट क्लियरेंस रेंजेस बिटवीन, टैपेट क्लियरेंस कहाँ पे होता है,
टैपेट क्लियरेंस होता है टैपेट और रॉकर आर्म के बीच में, ठीक है ना। रॉकर आर्म और टैपेट के बीच में होता है उसको हम लोग टैपेट क्लियरेंस बोलते हैं, टैप्ड क्लियरेंस। और ये कितना होता है 0.15 टू 0.41 मिलीमीटर। अच्छा, ये वैल्यू एक चीज़ और रिप्रेजेंट करता है इलेक्ट्रिकल सिस्टम में। इलेक्ट्रिकल सिस्टम में हम लोग कैपेसिटर का यूज़ करते हैं, याद आ रहा है, कैपेसिटर का यूज़ करते थे। उस कैपेसिटर का जो कैपेसिटेंस था 0.15 टू 0.41 माइक्रोफेराड था। सेम वैल्यू है, यहाँ पे सिर्फ mm में है और यहाँ पे माइक्रोफेराड में है। मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ द पिस्टन इज अटेंड एट डिग्री ऑफ TDC। एक्चुअली क्या होता है, पिस्टन जो होता है हमारा वो इसमें चलता है और ये ऐसे चल रहा होता है यहाँ पे, ठीक है। तो ये हमारा हो गया टॉप डेड सेंटर, ये हो गया हमारा बॉटम डेड सेंटर, ठीक है। तो जो हमारा पिस्टन की जो स्पीड होती है वो मैक्सिमम कहाँ पे होती है, तो मैक्सिमम होती है 75 से 80 डिग्री ऑफ फ्रॉम द TDC से 75 से 80 डिग्री, मतलब यहाँ पे कहीं पे होता है ना, तो पिस्टन की स्पीड मैक्सिमम होती है। तो ऑप्शन नंबर बी इज योर करेक्ट आंसर। API एक्सप्रेस्ड डेंसिटी ऑफ द फ्यूल इन डिग्रीज। API किसमें एक्सप्रेस करता है, डिग्रीज में। तो API जो होता है हमारा वो इसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, API जो होता है स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द फ्यूल इसको क्या होता है 141.5 डिवाइडेड बाई स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ फ्यूल एट 15.6 डिग्री सेल्सियस माइनस 131.5, ये होता है API का फॉर्मूला। तो ये किस में रिप्रेजेंट करते हैं, डिग्रीज में रहता है ये। यूनिट ऑफ विस्कोसिटी। विस्कोसिटी की यूनिट क्या होती है, पॉइज होती है, पास्कल सेकंड होती है, बहुत डी इज द करेक्ट आंसर। विस्कोसिटी का यूनिट को याद नहीं है तो इसको डिराइव कर लो, इजी है। फोर्स इक्वल टू क्या होता है, म्यू ए dB/dx, है ना। तो फोर्स का यूनिट क्या हो गया, न्यूटन। म्यू हो गया हमारा ए, एरिया हो गया मीटर स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाई मीटर, है ना। तो ये म्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इंटू मीटर डिवाइडेड बाई मीटर पर सेकेंड। न्यूटन पर मीटर क्या हो गया, पास्कल, और मीटर से मीटर कैंसिल आउट, ये ऊपर चल गया पास्कल सेकेंड। तो ये तो होगा ही, और इसी को पॉइज भी बोला जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान में रखना है कि 1 पास्कल सेकेंड इज इक्वल टू 10 पॉइज, ठीक है। एंड 1 REYN रेन इज इक्वल टू 6.89 इंटू 10 टू द पावर 4 पॉइज, ठीक है। तो ये हो गए हमारे यूनिट का विस्कोसिटी। राइन भी हमारा एक विस्कोसिटी का यूनिट है। काइनेमेटिक विस्कोसिटी का यूनिट क्या होता है, काइनेमेटिक विस्कोसिटी यहीं पे बता देता हूँ, क्योंकि भाई क्वेश्चन बनाता चलूँगा तो फिर मैं बहुत सारे टाइम लग जाएंगे, तो यहीं पे मैं आपको बता देता हूँ। काइनेमेटिक विस्कोसिटी बराबर क्या होता है, रो से डिनोट करते हैं इसको ये होता है डायनेमिक विस्कोसिटी डिवाइडेड बाय डेंसिटी, और इसकी जो यूनिट होती है वो होती है स्टोक्स, ठीक है। इसकी यूनिट क्या होती है, स्टोक्स। और इसकी यूनिट एक और होती है मिलीमीटर स्क्वायर सेकेंड पर सेकेंड, ओके। एरिया कवर्ड पर डे ऑफ 8 आवर्स बाय 4 बॉटम 35 सेंटीमीटर ट्रैक्टर प्लाउ इफ द स्पीड ऑफ प्लाइंग इज 6 किलोमीटर। सिंपल है ये। टाइम कितना है, 8 आवर्स है, 4 बॉटम है, 35 सेंटीमीटर ट्रैक्टर प्लाउ, 35 सेंटीमीटर बॉटम विड्थ है 4 बॉटम का। तो टोटल विड्थ कितना हो गया, 4 गुने 35 सेंटीमीटर, कितना हो गया, 140 सेंटीमीटर, मतलब 1.4 मीटर। तो फील्ड कैपेसिटी कितनी हो जाएगी, 1.4 मीटर इंटू 6 डिवाइडेड बाई 10 हेक्टेयर पर आवर। तो 14 छक 84, 8.4 डिवाइडेड बाई 10 हेक्टेयर पर आवर, मतलब क्या होगा, कितना होगा 0.84 हेक्टेयर पर आवर। कितना, 8 घंटा ऑपरेशन हो रहा है ना, तो इसको 0.84 इंटू 8 हेक्टेयर, तो ये कितना हो गया, 8 चौके 32, 8 8 64, 64 और 3 67, और ये 2 अंक के बाद सुना 6.72 हेक्टेयर। ऑप्शन नंबर बी। द विड्थ एंड डेप्थ ऑफ कट ऑफ अ डिस्क हैरो इज कंट्रोल्ड बाय, डिस्क हैरो याद है ना, डिस्क हैरो में जिस डिस्क हैरो को हम लोग वर्टिकल प्लाउ भी बोलते हैं, विटलैंड प्लाउ भी बोलते हैं,
वीटलैंड प्लाउ ही बोलते हैं, वेटलैंड प्लाउ नहीं बोलते हैं, वेटलैंड भी कहीं कहीं पे ऑप्शन में दे देगा, वेटलैंड नहीं होता है, ये वीटलैंड होता है, WHET। तो इसको वेट ऑफ द इम्प्लीमेंट से कंट्रोल हो गया क्या, डेप्थ। गैंग एंगल मैकेनिज्म से क्या हो गया, वेट। हाँ, गैंग एंगल कितना होता है भाई बताओ, गैंग एंगल डिस्क हैरो का कितना होता है, ये जो गैंग एंगल है, गैंग एंगल बेसिकली होता क्या है कि इट इज द एंगल बिटवीन गैंग एंड परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ ट्रेवल, इसको गैंग एंगल बोलते हैं ना। तो गैंग एंगल कितना होता है, 28 डिग्री होता है मेरे हिसाब से, सॉरी 28 नहीं 48 डिग्री इंक्लूडेड एंगल, नहीं तो ये 24 डिग्री तक ऐसा जाता है। इंक्लूडेड एंगल 48 डिग्री होता है, एक का 24 डिग्री होता है, गैंग एंगल 24 डिग्री। हाँ वापस है, डायमीटर ऑफ द डिस्क से भी डेप्थ डिपेंड करता है, गैंग एंगल से भी डिपेंड करता है, तो डी ऑप्शन नंबर डी इज ऑल आर करेक्ट। मोडेबल प्लाउ यूज ऑन ए ट्रैक्टर प्लाउज इन फॉर जनरल फॉर्म यूज, जनरल फॉर्म यूज के लिए कौन सा मॉडल यूज, जनरल पर्पस मॉडल, इसमें क्या है, स्टबल, स्टबल हम लोग शॉर्ट सॉइल के लिए, एक सॉड होता है, सॉड और ब्रेकर होता है, इसको हम लोग यूज़ करते हैं रूट इन्फेस्टेड सॉइल के लिए, रूट इन्फेस्टेड सॉइल के लिए, इसमें टर्निंग अच्छा होता है। स्टबल में हम लोग का पल्वराइजेशन अच्छा होता है, पल्वराइजेशन अच्छा होता है। हाई स्पीड एमबी प्लाउ हम लोग यूज़ नहीं करते हैं, तो जनरल पर्पस एमबी प्लाउ। ऑयल पंप इज ड्रिवन बाय, हाँ भाई ऑयल पंप कहाँ पे होता है, ऑयल पंप पेट्रोल इंजन में होता है, हाँ पेट्रोल इंजन में होता है ना, वाह। ऑयल पंप कहाँ पे होता है, डीजल इंजन में होता है, क्यों भाई डीजल इंजन में क्यों होता है ऑयल पंप बताओ भाई, पेट्रोल पंप में तो हम लोग कार्बोरेटर यूज़ करते हैं ना, तो कार्बोरेटर काम करेगा, यहाँ पे ऑयल पंप यूज़ करते हैं हम लोग कहाँ पे, डीजल इंजन में। तो ऑयल पंप ये डीजल इंजन वाली बात हो रही है, तो ये किससे ड्राइव होता है, तो भाई सबसे पहले होता है क्रैंकशाफ्ट से लगा रहता है, टाइमिंग गियर से लगा रहता है हमारा, कैमशाफ्ट से हमारा ड्राइव होता है ये। तो बेसिकली कैमशाफ्ट के पास नज़दीक होता है, कैमशाफ्ट से ही पावर जाता है इसको, तो बेसिकली हमारा आंसर क्या होना चाहिए, कैमशाफ्ट। ठीक है, क्योंकि कैमशाफ्ट से डायरेक्ट टच में रहता है हमारा पंप, ऑयल पंप। डेड फरो इज फॉर्म्ड बाई, तो डेड फरो क्या होता है, लिख देता हूं मैं, डेड फरो क्या होता है, एन ओपन ट्रेंच लेफ्ट इन बिटवीन two adjacent strips of land after finishing the plowing. ये डेड फरो कब बनता है, जब हम लोग प्लॉइंग को फिनिश कर रहे होते हैं, तब जब ओपन ट्रेंच एक के बाद एक बन जाता है तो उसको हम लोग डेड फरो बोलते हैं। तो 1 वे एमबी प्लाउ से ही हमारा बनता है डेड फरो, 2 वे से नहीं बनता है, रोटरी प्लाउ से नहीं बनता है, डिस्क हैरो से नहीं बनता है, तो किससे बनता है, 1 वे प्लाउ से बनता है। ठीक है, एक चीज़ और, गैदरिंग जो होता है और कास्टिंग जो होता है, ये दोनों के बीच में डिफरेंस समझ लेना। गैदरिंग क्या होता है कि जब हमारा प्लाउ वर्क्स अराउंड अ सेंटर स्ट्रिप ऑफ प्लाउड लैंड, हमारा प्लाउड लैंड के स्ट्रिप में काम होता है। मतलब क्या कि अगर ये हमारा फील्ड है तो ट्रैक्टर जो चल रहा होता है, ये सब हमारे प्लाउड लैंड है, तो ये ट्रैक्टर जो हमेशा प्लाउड लैंड में ही प्लाउड लैंड के अगल बगल में चलता है, ऐसे हमेशा प्लाउड लैंड के अगल बगल में चलेगा, ऐसे हमेशा प्लाउड लैंड के अगल बगल में चलेगा। ये हमारे प्लाउड लैंड है तो प्लाउड लैंड के अगल बगल में चलेगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, गैदरिंग। और कास्टिंग में क्या होता है कि अनप्लाउड लैंड के स्ट्रिप में चलता है, अनप्लाउड लैंड स्ट्रिप इज बिटवीन द, मतलब क्या, अगर ये हमारा फील्ड है तो ट्रैक्टर ने यहाँ से चलना शुरू किया, ठीक है, तो ऐसे गया, ऐसे आया, ऐसे गया, फिर से ऐसे आया,
ऐसे क्या है, फिर से ऐसा है। तो देखो यहाँ पे अनप्लाउड लैंड है, ठीक है ना, तो इसको हम लोग कास्टिंग बोलते हैं। ओके, तो यहाँ पे कैसा मूवमेंट होता है, सेंटर से आउटवर्ड की तरफ। गैदरिंग में हम लोग सेंटर से आउटवर्ड की तरफ जाते हैं, और कास्टिंग में क्या करते हैं, सेंटर से इनवर्ड की तरफ जाते हैं। गैदरिंग में हमारा क्या बनता है, डेड फरो। क्यों, क्योंकि हम लोग सेंटर से जब बाहर की तरफ आते हैं, सेंटर से बाहर की तरफ आते हैं और वन वे प्लाउ यूज़ करते हैं ना, तो क्या होता है ना कि जब एक बार में इधर ही मिट्टी फेंकता है, फिर से इधर ही मिट्टी फेंक दिया, सॉरी एक बार में खेत की तरफ मिट्टी फेंका, दूसरे बार में इधर ही मिट्टी फेंक दिया, तो यहाँ पे 2 ट्रेंच बन जाते हैं लगातार। तो इसलिए गैदरिंग में हमेशा डेड फरो बनता है और कास्टिंग में हमेशा बैक फरो बनता है। इसको याद रखना, इसको समझने से अच्छा है याद रखो। कास्टिंग के बगल में बी के बाद सी आता है ना, और ए बी सी डी ई एफ जी, जी के सबसे नज़दीक में कहाँ है, डी है। तो फिर यहाँ से याद रखना कि गैदरिंग जब भी होगा तो वो डेड फरो बनेगा। सरफेस प्लांटिंग विद कंजर्वेशन फीचर ऑफ कंटूर लिस्टिंग इज फ्लैट प्लांटिंग। इसमें क्या ही बताएंगे हम। फ्लैट प्लांटिंग हमेशा किस में होता है, रेनफॉल जहाँ पे अच्छा होता है, रेनफॉल गुड होता है। एरिड रीजन में हम लोग कौन सा प्लांटिंग करते हैं, एरिड रीजन में फरो प्लांटिंग। फरो प्लांटिंग करने से क्या फ़ायदा होता है, हम लोग प्लांट को कहाँ पे प्लांट करते हैं, फरो में प्लांट करते हैं, है ना, यहाँ पे प्लांट करते हैं। तो इससे 2 फ़ायदा, एक तो मॉइस्चर मिल गया इसको, और इसका एयर भी इसको फॉल करने से प्रोटेक्ट करता है। क्लच ऑफ द ट्रैक्टर इज डिजाइन ऑन द बेसिस ऑफ, अरे यार, कांस्टेंट टॉर्क, कांस्टेंट प्रेशर, कांस्टेंट पावर, कांस्टेंट, अरे यार 2 ही तो है ना, यूनिफॉर्म प्रेशर और एक होता है यूनिफॉर्म वियर। तो कौन सा है, यूनिफॉर्म प्रेशर में क्या होता है, कांस्टेंट प्रेशर होता है। खत्म कहानी करो, ऑप्शन नंबर बी। ट्रैक्टिव एफिशिएंसी पर टायर बेसिस ऑफ डुअल टायर सिस्टम। चलो पहले टायर सिस्टम कितने होते हैं ये बताओ। सिंगल, एक टायर, डुअल मतलब क्या, बगल बगल में 2 टायर, टैंडम मतलब क्या, एक आगे और एक पीछे। मैंने ये सब क्लास में कराया हुआ है। अब देखो ट्रैक्टिव एफिशिएंसी पर टायर बेसिस पर, ट्रैक्टिव एफिशिएंसी क्या होती है, ट्रैक्टिव एफिशिएंसी आउटपुट बाय इनपुट। आउटपुट क्या है हमारा, ड्रॉवर पावर, और इनपुट क्या है हमारा, इनपुट हमारा टॉर्क है ना। ओके, तो अब बताओ ट्रैक्टिव एफिशिएंसी ऑफ पर टायर बेसिस और डुअल टायर सिस्टम। डुअल टायर सिस्टम मतलब इसमें और इसमें कंपेयर कर रहा है, इक्वल टू टैंडम टायर्स। नहीं भाई, इक्वल कैसे हो जाएगा, इक्वल करने का क्या अब देखो टैंडम टायर की क्या खासियत है, क्या फ़ायदा है कि आगे वाला चक्का जो है ना वो सॉइल को कंप्रेस करता जाएगा और पीछे वाला चक्का कंप्रेस सॉइल पे चलेगा। और यहाँ पे क्या है कि दोनों चक्का को सिमिलर कंडीशन मिल रहा है, तो यहाँ पे रोलिंग रेसिस्टेंस ज़्यादा हो जाएगा, यहाँ पर रोलिंग रेसिस्टेंस पीछे वाले चक्का के लिए कम जाएगा, ठीक है ना। तो इक्वल टू टैंडम टायर ट्रैक्टिव, और ट्रैक्टिव एफिशिएंसी क्या होता है, पावर डिलीवर्ड, मतलब जितना पावर खर्चा होगा वहाँ पे उतना कम पावर आपको मिलेगा। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पे पावर डिलीवर्ड कम होगा और यहाँ पे पावर डिलीवर्ड ज़्यादा होगा, तो इक्वल तो होगा नहीं। लेस देन टैंडम टायर्स, यस हो सकता है, हाइयर देन तो होगा नहीं, तो क्या हो गया, लेस देन टैंडम टायर्स, क्योंकि यहाँ पे लॉसेस ज़्यादा हैं। तो ट्रैक्टिव एफिशिएंसी किसकी ज़्यादा है, टैंडम की ज़्यादा होगी और डुअल टायर की कम होगी। तो क्या होगी, ऑप्शन नंबर बी इज योर करेक्ट आंसर, लेस देन टैंडम टायर्स। इन ट्रैक्टर स्विंगिंग ड्रावर इज यूज्ड व्हेन लॉन्ग टर्न देन मशीन विड्थ आर रिक्वायर्ड, सीड ड्रिल और प्लांटर इज यूज्ड, वीसीआर और मोवर इज यूज्ड। वीसीआर मतलब वर्टिकल कन्वेयर रिपर, वर्टिकल कन्वेयर रिपर को हम लोग वीसीआर बोलते हैं। शॉर्ट टर्न्स देन मशीन विड्थ आर रिक्वायर्ड, ऑप्शन नंबर डी, शॉर्ट टर्न्स विद देन मशीन आर रिक्वायर्ड। ट्रैक्टर, अरे सेम क्वेश्चन है ये, 35 सेंटीमीटर है, प्लाउ ऑपरेटिंग एट 6 किलोमीटर पर आवर एंड द टाइम लॉस्ट इज 10% इन टर्निंग 8 आवर। तो टोटल इफेक्टिव टाइम इन टर्निंग कितना हो, टोटल इफेक्टिव ऑपरेशन टाइम निकालना है पहले, इफेक्टिव ऑपरेटिंग टाइम। इसका मतलब 10% टर्निंग में चला गया, मतलब उस समय तो प्लॉइंग नहीं हुआ, तो टोटल इफेक्टिव ऑपरेटिंग टाइम कितना हो जाएगा, 8 माइनस 10 इंटू 8 डिवाइडेड बाई 100, कितना हो गया 0.8। तो 8 माइनस 0.8 कितना हो जाएगा, 7.2 आवर ही हमारा ऑपरेशन आया।
तो जस्ट जैसे मैंने पिछले बार किया था वैसे ही करना है। कर दूं क्या? तुम लोग कर लेना इसको, चलो कर देता हूँ। 35 गुने 4 फॉर बॉटम है ना, गुने 6 डिवाइडेड बाई 10 या 0.35 कर दो, और गुने 7.2 हेक्टेयर। तो ये मेरे हिसाब से आना चाहिए कितना, 6.05 हेक्टेयर। ऑप्शन नंबर बी इज योर करेक्ट। कर लेना ये, बट ये ऑप्शन नंबर ये मैंने प्रेशर बता दिया है। यहाँ पे हमारा 10% टाइम लॉस्ट है, तो फिर टोटल इफेक्टिव टाइम इतना हो जाएगा 8 माइनस 10% ऑफ इट, मतलब कितना 7.2 आवर्स हमारा इफेक्टिव ऑपरेटिंग टाइम है। 7.2 आवर्स अगर हमारे इफेक्टिव ऑपरेटिंग टाइम है, तो फील्ड कैपेसिटी मुझे पता है कैसे निकालना है, विड्थ इनटू स्पीड डिवाइडेड बाई 10, जहाँ पे विड्थ हमारा मीटर में है, स्पीड हमारा किलोमीटर पर आवर में है। What is the maximum percentage of total draft of manual plow accounted for frictional resistance? हाँ भाई देखो, इसका आंसर है 30%, बी। एमबी प्लाव में कुछ परसेंटेज याद रखना है मुझे। फ्रिक्शनल रेसिस्टेंस कितना है? रेसिस्टेंस है 30%। ओके, ड्राफ्ट ड्यू टू कटिंग कितना है? 48%। ड्राफ्ट ड्यू टू वेट कितना है? 18%। ड्राफ्ट ड्यू टू टर्निंग ऑफ फरो स्लाइस ये हमारा 34%। ठीक है, ड्राफ्ट ऑफ कॉल्टर एस परसेंटेज ऑफ टोटल ड्राफ्ट ये है हमारा 10 से 17%। यहाँ से सोचो, मैंने 36 क्वेश्चन में एक तो ये क्वेश्चन हो गया 30%, ये भी क्वेश्चन आ सकता है, 1 2 3 4 क्वेश्चन मैंने यहाँ पे करवा दिए। 48%, 18%, और ये टर्निंग है, टर्निंग ऑफ फरो स्लाइस कितना? 34%। ओके, in a sprayer hydraulic nozzle are fixed at a height of 500 meter, हाँ, above the ground level and pressure of 275, चलो या pressure is maintained. If the pressure is decreased to 1/4, then what is the percentage change in the flow rate of the nozzle at 45? बाकी सब इसमें बहुत कुछ का यूज़ नहीं है, सिर्फ यूज़ हमारे पास क्या कॉन्सेप्ट है, Q is directly proportional to root under P, बात ख़त्म। तो Q1 हमको दिया, व्हाट इज़ द परसेंटेज चेंज इन द फ्लो रेट, परसेंटेज चेंज इन द फ्लो रेट मतलब क्या हो गया, Q1 निकालना पड़ेगा, Q2 निकालना पड़ेगा रूट अंडर P से। ठीक है, तो एक टाइम में जो हो गया, तो Q इक्वल टू K इंटू रूट अंडर P P1, और Q2 इक्वल टू K इंटू रूट अंडर P2। Q1 इक्वल टू हो जाएगा K इंटू रूट अंडर 275, और Q2 इक्वल टू हो जाएगा K रूट अंडर 275/4, 1/4 है ना। अब देखो इसमें तो कुछ दिक्कत नहीं है, Q2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, K इंटू रूट अंडर 275 डिवाइडेड बाई 2। अब देखो तो K इंटू रूट अंडर 75 क्या आ रहा है, Q1 आ रहा है, तो Q2 इक्वल टू Q1 डिवाइडेड बाई 2 है ना। अब देखो Q1 इक्वल टू 2Q2, चेंज क्या है होगा, तो चेंज हमेशा क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल डिवाइडेड बाय इनिशियल। तो फाइनल कितना था हमारा, Q2 फाइनल था ना, Q2 माइनस Q1 डिवाइडेड बाय Q1। तो Q2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, Q1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2Q2। Q2 की वैल्यू हो जाएगी Q1 डिवाइडेड बाई 2। सॉरी, चेंज जो होगा
परसेंटेज चेंज पूछ रहा है ना, तो डिक्रीज होगा, प्रेशर डिक्रीज हो रहा है ना, तो ये डिक्रीज होगा, सॉरी ठीक है Q1 माइनस Q2, सॉरी Q2 माइनस Q1 डिवाइडेड बाई Q1, तो Q2 क्या होगा, Q1 इज इक्वल टू 2Q2, Q2 माइनस 2Q2 डिवाइडेड बाई 2Q2, तो कितना हो जाएगा Q2 1Q2 1 बाई 2Q2, तो Q2 में 1 बाई 2 इंटू 100, मतलब 50% डिक्रीज होगा। आंसर विल बी देयर विल बी चेंज ऑफ 50% एंड इट विल डिक्रीज। During diesel engine operation, black smoke was seen. The possible cause for the same could be excess fuel delivery. Yes, it can be the reason. Excessively advanced injection timing. नहीं, क्यों? क्योंकि अगर हम लोग एडवांस कर देंगे इंजेक्शन टाइमिंग को तो फ्यूल का बर्न होने का प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगा, तो फिर ब्लैक स्मोक आएगा नहीं। इनटेक एयर रिस्ट्रिक्शन, यस, क्योंकि अगर हमारा इनटेक एयर को हम लोग रिस्ट्रिक्ट कर देंगे तो हमारा कंबशन इनकम्प्लीट होगा, ब्लैक स्मोक में ओवर कूल्ड इंजन, यस, ये भी एक रीज़न हो सकता है। तो बेसिकली हमारा ऑप्शन क्या हो जाएंगे, ACD, ऑप्शन नंबर सी। फॉर सेफ्टी मिनिमम रिकमेंडेड लेंथ ऑफ द फीडिंग चूट ऑफ अ थ्रेसर इज, फीडिंग चूट ऑफ द थ्रेसर 900 mm, ये याद रखना है। द रिलेशनशिप बिटवीन फिक्स्ड कॉस्ट ऑफ द मशीन विद ऑपरेशनल कॉस्ट, अरे नो कोरिलेशन, कोई रिलेशन नहीं होता है फिक्स्ड कॉस्ट में। फिक्स्ड कॉस्ट में क्या होता है एंड ऑपरेशनल कॉस्ट क्या होता है, इसको ध्यान में रखना। ऑपरेशनल कॉस्ट डिपेंड करता है मशीन पे कि उसमें कितना आदमी लग रहा है, कितना फ्यूल कंज्यूम हो रहा है, कितना आप एरिया कवर कर रहे हो। लेकिन फिक्स्ड कॉस्ट क्या है कि भैया आप यूज़ करो या ना करो उतना आपको पैसा लगना ही लगना है। जैसे डिप्रिसिएशन, आपने एक बार डिप्रिसिएशन हमारा फिक्स्ड कॉस्ट में आता है, वो तो लगेगा ही लगेगा, आप यूज़ करो या ना करो, ठीक है ना। शेल्टर, ठीक है ना। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, ये सारी चीज़ें आपको देनी ही देनी है। लेकिन अगर फ्यूल का कॉस्ट जब यूज़ करोगे तभी लगेगा, नहीं तो नहीं देना है। लेबर जब यूज़ करोगे लगेगा तब नहीं, इसलिए इसको हम लोग ऑपरेशनल कॉस्ट बोलते हैं, वेरिएबल कॉस्ट बोलते हैं, और ये फिक्स कॉस्ट, दोनों में कहीं से कोई कोरिलेशन नहीं है। इन केस ऑफ ऑटोमेटिक ड्राफ्ट कंट्रोल सिस्टम, व्हाट इज द लोकेशन ऑफ सेंसिंग डिवाइस विच टेल्स द हाइड्रोलिक सिस्टम टू लोअर और रेज द हिच सिस्टम। तो देखो ऑटोमेटिक ड्राफ्ट कंट्रोल सिस्टम में क्या होता है, बेसिकली अगर हम लोग माउंटेड इम्प्लीमेंट की बात करें, माउंटेड इम्प्लीमेंट की बात करते हैं, तो बेसिकली क्या होता है ना कि हमारे पास ड्राफ्ट सेंसिंग के बहुत सारे तरीके हैं। एक होता है अपर लिंक ड्राफ्ट सेंसिंग, अपर लिंक ड्राफ्ट सेंसिंग, अपर लिंक ड्राफ्ट सेंसिंग, मतलब अपर लिंक के पास हमारा ड्राफ्ट सेंसिंग इक्विपमेंट लगा रहता है। एक होता है लोअर लिंक में भी, क्यों, जब लार्ज ओवरहैंग होता है ना, लार्ज ओवरहैंग, तब हमारा लोअर लिंक कंप्रेशन में चले, ऐसे हमेशा अपर लिंक रहता है, ठीक है। और एक होता है ड्राइव लाइन टेस्टिंग, ड्राइव लाइन सेंसिंग, मतलब क्या कि इंजन से जो पावर आ रहा होता है ना, तो कितना ड्राफ्ट लग रहा है वो हम जितना आ रहा है हम लोग वहीं पे सेंस कर लें। ड्राइव लाइन में ट्रैक्टर का जो ट्रांसमिशन सिस्टम होता है उसमें, तो बेसिकली हमारा क्या हो जाएगा, एक्चुएटर तो होगा नहीं, एक्चुएटर होगा नहीं, ड्राफ्ट कंट्रोल लीवर होगा नहीं, पोजीशन, तो कौन, आइदर लोअर लिंक्स और अपर लिंक्स। अपर लिंक नॉर्मली यूज़ करते हैं, लोअर लिंक लार्ज ओवरहैंग के केस में हम लोग यूज़ करते हैं। द सर्कमफ्रेंशियल स्पीड ऑफ फ्लूटेड रोलर इज रिकमेंडेड एज 100 मिलीमीटर पर सेकेंड। खत्म कहानी, इसको यहीं पे लॉक करो, आगे बढ़ने की जरूरत ही नहीं है। अ ट्रैक्टर विथ लेस व्हील बेस, हायर ग्राउंड क्लियरेंस एंड लो ओवरऑल वेट में वर्क सक्सेसफुली, ये मैंने लेक्चर में भी डिस्कस किया है, लाइट टेक्सचर सॉइल। ऑप्शन नंबर ए। इफिशिएंसी ऑफ ऑटो साइकिल डिपेंड्स ऑफ, अरे यार ये क्या है, इफिशिएंसी ऑफ ऑटो साइकिल क्या होता है, एन गामा इज इक्वल टू 1 माइनस 1 टू द पावर आर गामा माइनस 1, वेयर आर इज द कंप्रेशन रेशियो। डीजल साइकिल की इफिशिएंसी 1 माइनस 1 टू द पावर आर गामा माइनस 1 रो टू द पावर गामा माइनस 1 गामा रो माइनस 1, वेयर गामा रो इज कट ऑफ रेशियो, है ना, एंड गामा इज सीपी बाई सीवी। तो अब बताओ ऑटो साइकिल में ये हो गया, तो प्रेशर पे डिपेंड करता है क्या, नहीं, प्रेशर आ रहा है क्या, नहीं, टेम्परेचर आ रहा है क्या, नहीं, फ्यूल टाइप आ रहा है क्या, नहीं, तो क्या आ रहा है, कंप्रेशन रेशियो। लेजर प्लेट इज अ पार्ट ऑफ विच मशीन, लेजर प्लेट याद करो,
किस में होता था? कटिंग मैकेनिज्म में होता था। कटिंग मैकेनिज्म लेजर लाइन लेबरर में कटिंग मैकेनिज्म क्रॉप कटिंग मैकेनिज्म में होता था। कटर बार का ये पार्ट है। तो लेजर लाइन लेबरर में यूज़ होता है या नहीं? ये सॉइल कटिंग है। मल्टी क्रॉप थ्रेशर में नहीं, हैप्पी सीडर में नहीं, तो कि रिपर कंबाइंडर में यूज़ होता है। यूज ऑफ एक्सेसिवली कोल्ड प्लग्स प्रमोट स्लगिश कंबशन एंड स्पार्क प्लग फॉलिंग। देखो स्लगिश कंबशन मतलब क्या होता है कि मतलब कंबशन देर से स्टार्ट होना, देर से स्टार्ट होना, ठीक है। और स्पार्क प्लग फॉलिंग मतलब क्या? कार्बन डिपॉजिट, ठीक है। तो यूज ऑफ एक्सेसिवली, जब कोल्ड प्लग का हम लोग यूज करेंगे, ठीक है ना, कोल्ड प्लग्स का जब हम लोग यूज करेंगे तब क्या होगा? वहां पे कोल्ड प्लग में बात जाहिर सी बात है कि टेम्परेचर कम होगा। टेम्परेचर कम होगा तो क्या होगा कि हमारा कार्बन बर्न नहीं होंगे, और कार्बन बर्न नहीं होंगे तो फॉलिंग होगा। तो इसका मतलब क्या हो गया? ये सही है, ये ट्रू है। दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। लेंथ ऑफ इंसुलेटर इज लॉन्गर इन हॉट प्लग, ट्रू। दो तरह का होता है, एक हॉट प्लग होता है और एक कोल्ड प्लग होता है। हॉट प्लग में इंसुलेटर का लेंथ क्या होता है? बड़ा होता है। इंसुलेटर इज लॉन्ग। जब इंसुलेटर लॉन्ग होता है तो हीट हैज लार्ज डिस्टेंस टू ट्रेवल बिफोर डिसिपेशन। मतलब डिसिपेशन के पहले हीट को ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ता है। इसका मतलब क्या कि वो ज़्यादा देर तक गर्म रहेगा। और कोल्ड प्लग में क्या होता है? शॉर्ट इंसुलेटर यूज करते हैं हम लोग, शॉर्ट इंसुलेटर, ठीक है ना। तो लेंथ ऑफ द इंसुलेटर इज लॉन्गर इन हॉट प्लग, यस ट्रू। इफ द वैल्यूज ऑफ इंडेक्स ऑफ अ ट्यूबर लाइज इन द रेंज ऑफ 241 to 340 देन द शेप ऑफ द ट्यूबर इज लॉन्ग। शेप ऑफ द ट्यूबर कैसा होगा? लॉन्ग। थ्रेश ग्रेन पासिंग इनटू द स्ट्रॉ इज नोन एज रैक लॉस। सो लॉस ब्लोअर लॉस होता है। सिलेंडर लॉस अनथ्रेस्ड ग्रेन होता है। हेडर लॉस हेडर के पास होता है। तो रैक लॉस ही क्या होता है? थ्रेश पासिंग इनटू द स्ट्रॉ इज नोन एज रैक लॉस। रैक लॉस को ही हम लोग सीव लॉस बोलते हैं। टर्बो चार्जर इनइफेक्टिव इन द इंजन इज, हाँ टर्बो चार्जर किससे चलता है भाई बताओ? टर्बो चार्जर एग्जॉस्ट गैस से चलता है। एग्जॉस्ट गैस इनइफेक्टिव होने के लिए क्या? एग्जॉस्ट गैस कम आना पड़ेगा। एग्जॉस्ट गैस कम आएगा एट हाई स्पीड हाई पावर रिक्वायरमेंट, तो एग्जॉस्ट गैस तो आएगा ही ज़्यादा, तो टर्बो चार्जर तो चलेगा ही। फुल लोड में भी चलेगा, एट गवर्नर्स मैक्सिमम चलेगा, बट कहाँ नहीं चलेगा? आइडल केस में नहीं चलेगा ये, ठीक है। उसके बाद देखो द मैन पावर रिक्वायरमेंट इन मैनुअल मेथड ऑफ पोटैटो प्लांटिंग रिक्वायर्स कितना? तो ऑप्शन नंबर डी 100 मैन डेज पर हेक्टेयर। ऑप्शन नंबर डी इज योर करेक्ट। एनिमल ड्रॉन रिजर्व प्लाउ इज यूज्ड फॉर सीडबेड प्रिपरेशन, रिजर्व प्लाउ, सीडबेड प्रिपरेशन, प्लांटिंग ऑफ पोटैटो ट्यूबर्स, अर्थिंग ऑपरेशन, हार्वेस्टिंग ऑफ पोटैटो ट्यूबर्स। तो इसमें लगभग एनिमल ड्रॉन रिजर्व का प्लाउ जो होता है ना, सीडबेड प्रिपरेशन में भी यूज़ करते हैं हम लोग, प्लांटिंग में भी यूज़ करते हैं, अर्थिंग ऑपरेशन में यूज़ करते हैं क्या? नहीं। हार्वेस्टिंग ऑफ पोटैटो ट्यूबर में भी यूज़ करते हैं इसको। तो ये क्वेश्चन मुझे डाउटफुल है, बट ये सभी ऑपरेशन करते हैं एक्सेप्ट अर्थिंग ऑपरेशन। अर्थिंग ऑपरेशन नहीं होता है, बाकी सीडबेड प्रिपरेशन में यूज़ होता है, प्लांटिंग में भी यूज़ होता है, हार्वेस्टिंग में भी यूज़ होता है। ट्रैक्टर ड्रॉन सेमी ऑटोमेटिक पोटैटो प्लांटर हैज टाइप्स ऑफ मेट्रिक मैकेनिज्म। कप ऑन बेल्ट, सेल इन प्लेट टाइप, ये दोनों यूज होता है। ऑप्शन नंबर सी इज योर करेक्ट। इन पोटैटो प्लांटिंग आर प्लेस्ड इन लाइन्स। सी, पोटैटो होल पोटैटो ट्यूबर को भी रखते हैं और कट पोटैटो को भी रखते हैं। इन ऑटोमेटिक प्लांटर ग्रेडेड पोटैटो ट्यूबर्स ऑफ कितना प्लेसमेंट, कितना साइज होता है? तो 25 से 40 mm तक का साइज होता है। पोटैटो हलम्स आर कट बिफोर द एक्चुअल हार्वेस्टिंग ऑफ द प्लॉट, मतलब हम लोग ऊपर वाले को काट देते हैं 15 से 20 डेज पहले कटिंग होता है पोटैटो हेलम का। द एडवांटेजेस ऑफ हेलम कटिंग इज एडवांसेस द हार्वेस्टिंग, हार्डनिंग ऑफ द ट्यूबर स्किन, प्रिवेंट द प्लांट पैथोजेंस, डी ऑल ऑफ द अबव। पोटैटो हेलम किलिंग इज परफॉर्म्ड बाय स्टीमिंग, फ्लेमिंग, वाइन पुलिंग, ऑल ऑफ द अबव, डी।
विच केमिकल इज यूज टू किल पोटैटो हेलम्स? अरे वही पोटैटो हेलम्स बार बार जो आ रहा है ना, वो वही है जो पोटैटो के ऊपर में जो पौधा लरी लगा रहता है ना, वो और नीचे में पोटैटो बैठा रहता है, इसमें अर्दन रहता है, तो इसी को हम लोग बोलते हैं पोटैटो हेलम। कॉपर सल्फेट का भी यूज करते हैं, अमोनियम सल्फेट या एरो साइनामाइड डस्ट, ऑल ऑफ द अबव, ऑल ऑफ द अबव, दिस इज द करेक्ट आंसर, ऑल ऑफ द अबव। पेरिफेरल वेलोसिटी ऑफ फ्लेल्स इन द फ्लेल टाइप हलम कटर रेंजेस बिटवीन 2500 से 350 मीटर पर मिनट, 2500 से 3500 मीटर पर मिनट। द मैन पावर रिक्वायर्ड 200 मैन पावर रिक्वायर्ड to collect the potato tubers is about 200 man-hour per hectare. Which shape of the blade performs comparatively better for potato harvesting? Convex type. Active type blade requires % less draft in comparison to passive type blades, 20 to 40% less. In chain elevator type potato grader, 6 teeth agitator provides extreme agitation to the chain, moderate agitation to the chain, or smooth agitation to the chain, D. Extreme agitation to the chain, A. 64वां का A. The drum of the rotating drum type potato size is rotated at a speed between 9 से 12 rpm. The diameter of the drum in case of rotating drum type sizer ranges between 45 से 60 से 90 सेंटीमीटर. In general, the grading efficiency of potato grader ranges between 85 से 90%. A potato tuber is said to be in oval shape if the potato shape indices like में, ये अभी मैंने करवाया था ना, अच्छा ये ओवल है, मैंने लॉन्ग का करवाया था, सॉरी वो लॉन्ग था और ये ओवल है, ओवल एक स्टेप ऊपर होता है, मतलब बी 181 से 240 और वो कितना था 241 से 340 तक. In CPRA design of oscillatory sheep potato digger, the size and opening of sheaps ranges from 12.7 to 5.08 millimeter. Option number A. Sorting of potato tuber in potato grades in general is performed on the basis of shape, diameter. कितना diameter. अच्छा एक होता है हमारा इंडेंट सिलेंडर सेपरेटर. वो कौन सा प्रिंसिपल पे काम करता है ये देखना है आपको, ठीक है. इंडेंट सिलेंडर सेपरेटर, उसके बाद एक होता है हमारा ड्रैपर सेपरेटर होता है क्या, जिसमें फ्रिक्शन भी यूज होता है. मैनुअल मेथड ऑफ सॉर्टिंग ऑफ पोटैटो इज क्वाइट स्लो एंड रिक्वायर्स अबाउट 20 man-hour per ton. Option number A. In order to separate the soil potato mass efficiently, the conveyor is agitated by oblong loader, elliptical loader. Option number C. In potato combine, the separation of a stone and potato tubers is based on heat resistance, rolling resistance, specific weight. Heat resistance, rolling resistance, specific weight, all of the above. All of the above. The slope of the elevator conveyor in elevator type potato digger ranges from horizontal with horizontal for better performance. 24 का same. 15 से 20 डिग्री. The length of the chain conveyor in elevator type potato digger is normally kept in the range of 1.2 to 1.50 meter. B.